चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। तो हमने क्या सीखा था टॉर्क अबाउट एन एक्सिस में कि टॉर्क, नेट टॉर्क का वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग हो, केवल वही टॉर्क हम काम में लेंगे। वही टॉर्क मतलब इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकता है अबाउट दिस एक्सिस। मतलब अगर हम तीन तरह के फोर्स माने उस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं जो एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है, एक रेडियल, एक एक्सियल, एक टेंजेंशियल। तो रेडियल और एक्सियल का टॉर्क जीरो हो जाएगा, बिकॉज उनके द्वारा जो टॉर्क लगेंगे वो उनके द्वारा जो टॉर्क लगेंगे उनका कोई भी कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। लेकिन जो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा उसके कारण जो टॉर्क लगेगा वो एक्सिस के अलोंग होगा। तो बस उसी का टॉर्क उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकता है। ठीक है, तो ये एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अबाउट टॉर्क की बात हो गई। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो एक जनरल बात, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है। इस एक्सिस, ये एक्सिस जो दिख रही है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट हिंज्ड है और इस तरीके से कोई फोर्स लग रहा है 3D डायरेक्शन, 3D में लग रहा है ये, है ना। ये डायरेक्शन कुछ ऐसे 3D में है। मतलब अगर इस फोर्स के मैं कंपोनेंट करूंगा तो आपको एक कंपोनेंट एक्सियल डायरेक्शन में भी मिलेगा। एक्सियल डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली डायरेक्शन एक्सियल डायरेक्शन होगी। रेडियल डायरेक्शन में भी आपको इसका एक कंपोनेंट मिलेगा और एक कंपोनेंट आपको टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी मिलेगा। पर यहाँ पे जो टॉर्क लगाएगा इस एक्सिस के अबाउट वो कौन सा होगा? केवल इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वही टॉर्क होगा इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट पर टॉर्क। जो एक्सियल और रेडियल के कारण जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क नेग्लेक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अगर हम एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो। अगर यहीं पे अगर ये ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अबाउट यहाँ पे हिंज्ड होता है, जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है और यहाँ पे इस तरह का फोर्स एफ लग रहा होता जिसके तीन कंपोनेंट होते, ऐसा ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे जो टॉर्क आता वो इन तीनों फोर्सेस की वजह से, मतलब बेसिकली ये जो एफ फोर्स है इसका जो टॉर्क आता, वो टॉर्क, जो भी टॉर्क आता वही टॉर्क आंसर होता अगर हम पॉइंट के अबाउट निकालते तो। ठीक है भाई, ओके अब आगे चलते हैं। सो टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हम करेंगे, मान लो। अच्छा, अब आप बोलोगे किस पॉइंट के अबाउट निकाल दो, तो हम इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल सकते हैं। भैया जब क्वेश्चन आएगा तब कोई कंपोनेंट करने थोड़ा ना बैठोगे। मान लो आपको फोर्स वेक्टर मिल गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, आप कैसे करोगे सर? तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक्सिस पर जो भी आपका सुटेबल पॉइंट है वो एक पॉइंट मान लो, वहां से लाइन खींचो, दिस इज आपका आर वेक्टर, और आप निकाल लो आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। आप आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करोगे तो आपको एक टॉर्क वेक्टर मिल जाएगा। ये टॉर्क भी आपको i कैप j कैप k कैप के टर्म में मिलेगा। तो जिस एक्सिस जिस डायरेक्शन में है, मतलब एक्सिस अगर i कैप में है, एक्सिस अगर j कैप में है, एक्सिस हो सकता है k कैप में हो, तो बस उसी डायरेक्शन का टॉर्क आपको लेना है। बेसिकली वो टॉर्क टेंजेंशियल फोर्स के वजह से आएगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई इसके बाद। तो हमने आर क्रॉस एफ किया तो हमने देखा कि जो फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा उसी की वजह से टॉर्क आएगा, वही हम काम में लेंगे। अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हम जानते हैं फोर्स बराबर एम ए होता है। अब टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी कौन सा? टेंजेंशियल वाला। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? एम ए टेंजेंशियल। अब देखना ध्यान से, हम जानते हैं ये टेंजेंशियल बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू आर। याद है जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते थे तो वहां पे अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते थे, वहां पे जो एक्सलेशन टेंजेंट के अलोंग होता था हम उसको टेंजेंशियल कहते थे और उसकी वैल्यू अल्फा इंटू आर के बराबर आती थी। मैग्नीट्यूड की बात कर, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की हमने, ये टेंजेंशियल को अल्फा आर लिख दिया, ये आर को इसके साथ लिखा, तो ये क्या बन गया? एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा वेक्टर। बेसिकली ये एम आर स्क्वायर क्या होता है? मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंटम नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ओ आई होता है ये, मतलब जड़त्व आघूर्ण होता है ये उस ऑब्जेक्ट का, है ना, उस एक्सिस के अबाउट। तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा
वो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क बराबर आई अल्फा वेक्टर। समझ में आई बात? अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर टॉर्क एक्सिस के अबाउट है तो कैसे निकालोगे टॉर्क, जैसे आपको निकालना सिखाया है वैसे निकालेंगे। और अगर टॉर्क आपको पॉइंट के अबाउट निकालना है मतलब, तो नेट टॉर्क जो भी आएगा भाई, वहां पे कंपोनेंट करने की और नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई? तो बेसिकली टॉर्क निकालना है, टॉर्क को आई अल्फा के बराबर कर देना है। अब जैसे टॉर्क किसी एक्सिस या पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो किसी एक्सिस और पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, पर वो सेम ही आता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये आई है ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। कौन सी एक्सिस? जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकालने वाले हो या टॉर्क आपने निकाला है, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाला है उसी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना पड़ेगा। टॉर्क अबाउट गिवन एक्सिस। ठीक है, जैसे आपको अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा। और अल्फा क्या होगा कि जैसे ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से टॉर्क आया, आपने इस एक्सिस के आउट उसको हिंज कर रखा है, तो उस एक्सिस के आउट वो घूमेगी। अब वो कितने एक्सेलरेशन से, कितने एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमेगी, ये अल्फा है। ठीक। तो बेसिकली ये जो टॉर्क है वो कौन सा है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क है ये, है ना। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, टॉर्क नेट एक्सटर्नल। अच्छा, इसको देख के थोड़ा थोड़ा क्या याद आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आई होता है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपने इस चैप्टर में, वो किसकी तरह होता है, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में मास होता था, राइट। वैसे ही यहाँ पे जो टॉर्क है वो उसी तरह है जिस तरह से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फोर्स होता था। और यहाँ पे अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन उसी तरह से है जिस तरह से वहां पे एक्सेलरेशन होता था। तो बेसिकली वहां पे इक्वेशन क्या होती थी, एफ नेट एक्सटर्नल बराबर एम ए, ऐसा होता था। है ना। तो वहां पे जिस डायरेक्शन में फोर्स होता था उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता था, राइट। वैसे यहाँ पे जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में हम बोलेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो जैसे वहां पे एफ बराबर एम ए होता था, वैसे ही यहाँ पे एफ की जगह टॉर्क हो गया, एम की जगह आई हो गया और ए की जगह एल्फा हो गया। ठीक, समझ में आ गई यहाँ तक बातें? चलो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक डिस्क है जो मास m की और रेडियस r की एक डिस्क है ना। हाँ जी। सो मास m रेडियस r की एक डिस्क दी हुई है इस तरीके से, और उसको एक एक्सिस के अबाउट हिंज किया गया है। ये एक्सिस क्या है, ये वाली एक्सिस है जो अंदर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक कील लगा दी गई है, ऐसे कील ठोक दी गई है डिस्क के बीचों बीच उसके सेंटर पर, राइट। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, फाइंड टॉर्क ऑफ द force about the hinged point and find angular acceleration of the disk. Find torque of the force about the hinged point and find angular acceleration of the disk. तो अभी पहले सवाल का आंसर तो दूसरे को हम अभी देखते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो टॉर्क निकालना आपको बहुत अच्छे से, बहुत हमने प्रैक्टिस की है टॉर्क निकालने की, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करने की। टॉर्क बराबर ये होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ पे आपको इस हिंज के अबाउट, हिंज कहाँ किया, सेंटर पर किया है, मास m है, इसका रेडियस r है और ये डिस्क है, आपको इसका टॉर्क निकालना है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। चलिए करें। तो आपको निकालना है टॉर्क, है ना, ध्यान से देखो।
सो बेसिकली आपको टॉर्क यहाँ पे किसके अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना। अगर आप पॉइंट बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोर्स कैसा है, केवल टेंजेंशियल फोर्स है ना। तो यहाँ पे तो इसके अबाउट टॉर्क आएगा। और देखने से ये पता लग रहा है कि अगर आप डिस्क को इस तरीके से धागे से लपेटा हुआ है, मान लो इस पे धागा और यहाँ पे एक धागे का सिरा है, उस पर फोर्स लगा के आप उसको खींच रहे हो, तो डिस्क यहाँ पे घूमने लगेगी। ये ऑब्वियस सिचुएशन है, ये हमें दिख भी रहा है कि डिस्क यहाँ पे घूमने लगेगी, मतलब टॉर्क तो लगेगा। तो चलिए टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क के आपको 3 फॉर्मूले बताए गए थे, है ना। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो वो कब लगाना है, जब कोऑर्डिनेट्स दिए हों। दूसरा है आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, और चौथा तीसरा है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो यहाँ पे कौन सा आप यूज करोगे बताओ। तो हम यूज करेंगे दूसरा वाला, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, बिकॉज यहाँ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पे आर ड्रॉ करूँ, आर क्या है, तो आर होता है जहां पे फोर्स लग रहा है, वो तो अपन बोल देते हैं पी। जहां पर हिंज है उसको बोलते हैं ओ। तो ये ओ से पी का वेक्टर जो है, दिस इज द आर वेक्टर। ये कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर आ जाएगा आर, और एफ ये रहा, और इनके बीच में कितना है 90 डिग्री। तो ऑलरेडी कंपोनेंट करके दिया गया है, तो हम टॉर्क डायरेक्ट निकालेंगे। टॉर्क कितना हो गया, आर इंटू एफ, क्रॉस नहीं है, इंटू है तो इंटू हटाई देता। तो टॉर्क कितना हो गया, आर एफ टॉर्क हो गया, ठीक है भाई। और डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, तो आपको सिखाया कि मान लो जहाँ पे हिंज है उसको ऐसे हिंज मान लो, ये रॉड मान लो, फोर्स ऐसा लग रहा है तो ऐसे घूमेगी रॉड। तो उंगलियों को इस डायरेक्शन में घुमाने पर अंगूठी की डायरेक्शन अंदर की तरफ, है ना, माइनस के कैप। तो बेसिकली हम देखेंगे क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन। और सेंस ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। सेंस ऑफ रोटेशन की बात करूँ कि किस डायरेक्शन में घूमेगी डिस्क, है ना, सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये टॉर्क आ गया सभी का। इसमें किसी को दिक्कत है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है किसी को इसमें, हमको सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब फोर्स लगाया, एक घुमा, सेंस ऑफ रोटेशन का क्लॉकवाइज आया, तो बताइए कि ये जो घूमेगा वो कितने एक्सेलरेशन से घूमेगा, इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, हमको पता है कि हम यहाँ लिखेंगे टॉर्क वेक्टर बराबर आई इंटू एल्फा वेक्टर, राइट। तो टॉर्क वेक्टर कितना आया है, आर इंटू एफ, अंदर की तरफ आया, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज सेंस आया उसका, राइट। सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है, मतलब जो अल्फा है वो भी क्लॉकवाइज में आएगा। तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखता हूँ। और डिस्क का, अब देखो ऐसे काम आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए आपको याद कराए गए थे और निकालना सिखा गया था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, तो यहाँ देखो डिस्क का सेंटर के अबाउट, जैसे हिंज है, हिंज कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का आउट कितना आएगा बताओ जल्दी से, एम आर स्क्वायर बाय 2 की 4 की कुछ नहीं, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एल्फा, ठीक है। तो आर से आर गया, तो यहां से अल्फा बराबर कितना आ गया, 2f अपॉन एम आर। तो ये आ गया। और सेंस ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। तो अगर अल्फा की डायरेक्शन मेरे को निकालनी है तो डायरेक्शन जाएगी अंदर की तरफ। डायरेक्शन निकालने का तो वही तरीका हम जानते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सियल वेक्टर की तरह निकालते हैं। मतलब सेंस ऑफ रोटेशन की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाओ, जो अंगूठे की दिशा होगी वही डायरेक्शन होगी, है ना। तो ऐसे मत बोल देना कि अल्फा सर देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो ये अल्फा की डायरेक्शन होगी। अगर डायरेक्शन देखनी है तो अल्फा के लिए एक्सियल वेक्टर डिफाइन होता है, जो हमने सर्कुलर मोशन में बता चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ओके, अब ये वाला करो दूसरा। तो हमने कॉनिकल पेंडुलम वाले क्वेश्चन किया था, उसमें टॉर्क निकाला था, राइट। ओ के अबाउट टॉर्क एम जी का, सी के अबाउट टॉर्क एम जी का। अभी क्या पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ फाइंड आउट टॉर्क ऑफ एम जी एंड टेंशन टी अबाउट एक्सिस ओ सी। अब एक्सिस के अबाउट में टॉर्क पूछ रहा हूँ आपसे, पॉइंट के अबाउट नहीं पूछा है, एक्सिस के अबाउट पूछा है। ये जो ओ सी एक्सिस है इसके अबाउट, यहाँ पे एक कॉनिकल पेंडुलम है, इसमें ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है। ये थीटा है, ये एल है, ये ओ सी एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट एम जी का टॉर्क और इस एक्सिस के अबाउट टेंशन का टॉर्क आपको फाइंड करना है। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, बताइए जल्दी से, मुंह जवानी क्वेश्चन है ये तो सबसे पहले हम इनका एबीडी बनाएंगे कि टेंशन कहाँ लगेगी और एमजी कहाँ लगेगी। तो जैसा कि हमें पता है टेंशन लगेगी ये, सॉरी एमजी लगेगी ये, और टेंशन लगेगी इस तरह से रस्सी के अलॉन्ग, है ना।
तो आप सोचो, अब एक्सिस जिसके आउट हमें टॉर्क निकालना है वो हो गया ये। देखो ऊपर मैंने बताया, तो सबसे पहले टॉर्क अबाउट एमजी लिख लेते हैं। तो टॉर्क ऑफ एमजी, टॉर्क ऑफ एमजी अबाउट अबाउट ओसी, टॉर्क ऑफ एमजी अबाउट ओसी कितना आएगा बताओ। टॉर्क ऑफ एमजी अबाउट ओसी, तो कैसे करें? तो इस एक्सिस पर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो जो अभी आपका सुटेबल रहे, उस पॉइंट को, उस पॉइंट के लिए इस mg का टॉर्क निकालो। अगर वो टॉर्क का कोई कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग आता है वही आंसर होगा, अगर नहीं आता है तो आंसर 0 होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, सी को पॉइंट ले लेता हूँ। सी के अबाउट, एक्सिस के अबाउट निकालना है मुझे वैसे, लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या बता रहा हूँ कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं सी, और सी के अबाउट mg का टॉर्क निकालते हैं, है ना। सी के अबाउट mg का टॉर्क निकालते हैं। निकालो, ये हो गया आर वेक्टर, है ना। अब बताओ टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी? अगर आर वेक्टर ये है, एफ वेक्टर ये है, तो आर क्रॉस एफ कर दे। या फिर ऐसे सोच लो कि इसके आउट ऐसे रॉड है, फोर्स इधर लग रहा है, तो रॉड ऐसे घूमेगी, रॉड ऐसे घूमेगी, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आनी चाहिए? अंदर माइनस के कैप। क्या जो माइनस के कैप है, अगर टॉर्क अंदर आएगा mg का, उसका कोई भी कंपोनेंट, टॉर्क अंदर आया, इसका कोई भी कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मतलब टॉर्क हो गया, टॉर्क ऑफ mg अबाउट ओसी कितना हो गया? 0। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो mg है ना, वो एक्सियल फोर्स हो गया ना, एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स है। समझ में आई बात? जो mg है वो एक्सियल फोर्स हो गया ना, और एक्सियल फोर्स का टॉर्क तो उस एक्सिस के अबाउट 0 आता है। देखा था ना हमने, आज रिवाइज भी किया, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सियल फोर्स का टॉर्क नो टॉर्क। एक्सियल मतलब जो एक्सिस की डायरेक्शन में जो फोर्स। ठीक, ओके। तो टॉर्क ऑफ mg अबाउट ओसी कितना आ गया? 0। अब मैं लिखूंगा टॉर्क ऑफ टेंशन अबाउट ओसी, बताओ कितना आएगा। तो यहाँ पे टेंशन टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट तो इस तरीके से होगा, एक कंपोनेंट इस तरीके से होगा। दो कंपोनेंट हो गए टेंशन के, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। आप देखो ये वाला कंपोनेंट टेंशन का तो एक्सियल हो गया, और अगर एक्सियल हो गया तो टॉर्क कितना आ गया? 0। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो रेडियल हो गया, तो टॉर्क कितना आ गया? 0। मतलब नेट टॉर्क टेंशन की वजह से भी कितना आ गया? 0 आ गया अबाउट ओसी एक्सिस। तो समझ में आया? आप कंपोनेंट करो तो डायरेक्ट देख सकते हो कि जो टेंशन है वो कहां से पास हो रही है। देखो ये इसी लाइन से तो पास हो रही है, ओसी एक्सिस से पास हो रही है। जो टेंशन है वो ओसी एक्सिस से पास हो रही है, तो उसका टॉर्क हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ये भी मैंने लिखा है, देखना कि अगर कोई फोर्स उस एक्सिस से ही पास करे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर एक्सिस से पास करे, तो उस फोर्स का टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? 0। समझ में आ गया? टेंशन का टॉर्क एंड mg का टॉर्क अबाउट द एक्सिस ओसी इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन। तो इसमें एक आउटर रेडियस है, इस तरीके से, है ना। तो इसमें एक फोर्स तो इस पे लग रहा है, इधर ये एक फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स यहाँ लग रहा है। ये हो गया 100 न्यूटन, और ये हो गया 50 न्यूटन। मतलब मान लो कि एक ये है डिस्क जैसा कुछ है ना, ये डिस्क जैसा है, ये ऐसे डिस्क जैसा है। ठीक, तो एक फोर्स तो यहाँ लग रहा है इस तरीके से 100 न्यूटन, और रेडियस आपको दे रखी है, हाँ ये दे रखी है, देखो इनर रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला रेडियस तो है 10 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस 20 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो अब ये कोई डिस्क जैसी चीज है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है 100 न्यूटन, और एक इधर लग रहा है 50 न्यूटन।
आपको इस पर लगने वाला नेट टॉर्क निकालना है। फाइंड नेट टॉर्क अबाउट द हिंज। हिंज कहाँ है? ये सेंटर पर हिंज है। सेंटर के अबाउट आपको नेट टॉर्क निकालना है। ये क्या है आप इसको अज्यूम कर सकते हो, बताऊं क्या है ये। ऐसे मान लो कि देखो ये तो इसका टॉप टॉप व्यू दे रखा है, हाँ साइड व्यू दे रखा है, मतलब टॉप व्यू दे रखा है। इसको साइड से देखेंगे तो कैसा लगेगा, साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा है, समझ रहे हैं? चक्री होती है ना, चक्री उसका आधा हिस्सा है भाई। चक्री कैसी होती है, इधर से भी ऐसे बना दो, ये चक्री होती है। पर चक्री का आधा हिस्सा कैसा होगा, चक्री का आधा हिस्सा ऐसा होगा, पतंग उड़ाते हुए वाली चक्री ऐसा। तो बड़ा वाला जो रेडियस है वो तो ऐसा है कुछ, तो इधर तो फोर्स ऐसे लग रहा है, इधर ऐसे रस्सी बंधी होगी इस पे और रस्सी पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, है ना। और इस पे फोर्स कुछ इधर की साइड लग रहा है 100 न्यूटन का, कुछ इस तरीके से है कार्यक्रम। मतलब इसकी वजह से तो ये पूरा सिस्टम ऐसे घूमना चाहेगा, इसके वजह से ऐसे घूमना चाहेगा, तो नेट किधर घूमेगा और नेट टॉर्क क्या होगा ऑन द सिस्टम अबाउट द हिंज, ये आपको फाइंड करना है। करें तो सबसे पहले हम निकालते हैं टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन अबाउट हिंज्ड पॉइंट। टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन अबाउट हिंज पॉइंट। तो ये देखो ये एक्सिस है, ये इससे टेंजेंशियल लग रहा है तो इसकी वजह से टॉर्क आएगा, और देखने से ही पता लग रहा है कि अगर ऐसी चीज है और इस तरह से फोर्स लगेगी घूमेगी ये तो। ओके, तो टॉर्क कितना आएगा बताइए। टॉर्क के लिए हम लिखेंगे आर इंटू एफ, तो ये बेसिकली आर वेक्टर हो गया, ये एफ वेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो एफ परपेंडिकुलर करने की जरूरत नहीं, सीधा 100 दे रखा है। इनर रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख दिया मैंने। अच्छा 10 इंटू 10⁻² कर दो, सेंटीमीटर है ना, 10 इंटू 10⁻², ये तो हो गया आर इंटू एफ। एफ कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ गया टॉर्क, टॉर्क आ गया 10, है ना, 10 टॉर्क आ गया। लेकिन डायरेक्शन क्या आ गई टॉर्क की, ये भी बता दो साथ साथ। तो ये कैसे घूमेगा यहाँ पे, इसकी टेंडेंसी क्या होगी घूमने की, सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, 100 न्यूटन फोर्स की वजह से इसका सेंस ऑफ रोटेशन घूमने का कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा ना। तो अगर सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो हाँ टॉर्क आएगा इनवर्ट टॉर्क आएगा। वेरी गुड, इनवर्ट टॉर्क आएगा। अब निकाल देते हैं हम टॉर्क अबाउट 50 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे भी देखो ये हिंज है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, दिस इज द आर वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, और फोर्स तो परपेंडिकुलर दे रखा है तो कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आर आउट कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻², है ना, इंटू फोर्स कितना है 50, ये कितना आ गया 10 आ गया ये भी। अच्छा ये किस डायरेक्शन में आया बताओ। तो ये जो फोर्स है वो इस जो भी ऑब्जेक्ट है ये डिस्क मान लेते हैं, ये डिस्क को किस डायरेक्शन घुमाना चाह रहे हैं, इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। भाई ये फोर्स लगाएगा तो ऐसे घुमाएगा ना, तो अपनी उंगलियों को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंगूठा किधर आएगा, ऊपर आएगा। तो बेसिकली इसकी वजह से जो टॉर्क आया वो किधर आया, आउटवर्ड आया, है ना। भाई ये तो क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये एंटी, तो नेट टॉर्क कितना आया सोचो। भाई ये वाला जो फोर्स है वो इस चक्ति को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता है 10 से, ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना चाहता है 10 न्यूटन के टॉर्क से, तो नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम कितना आ गया, 0 ही आ गया ना यार। भाई ये कुछ ऐसी ही केस हो गया जो हम करते थे ना उसमें न्यूटन स्लो मोशन में, कि कोई इधर से 100 न्यूटन से खींच रहा है, कोई इधर से 100 न्यूटन से खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना आ गया 0। लेकिन यहाँ तो फोर्स बराबर होते थे, लेकिन यहाँ देखो फोर्स अलग अलग है फिर भी टॉर्क 0 आ गया, क्योंकि जो टॉर्क है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि वो एक्सिस जो हिंज्ड पॉइंट है वहां से कितनी दूरी पर लगाया जा रहा है, राइट। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो टॉर्क है वो उस बात पे भी निर्भर करता है कि वो हिंज पॉइंट से कितनी दूरी पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स को सिर्फ 50 न्यूटन ने बैलेंस कर लिया क्योंकि वो ज्यादा दूर था। भाई इसका एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, जब आप दरवाजा खोलते हो, जैसे दरवाजा होता है, ये दरवाजा है तो उसमें नॉब कहाँ होती है, हमेशा कॉर्नर पे होती है ना नॉब, एक्स से सबसे ज्यादा दूरी पर नॉब होती है, दरवाजे का हैंडल होता है। ऐसा थोड़ा ना है कि हैंडल हम यहीं लगा देते हैं बिल्कुल पास में, अगर पास में लगा देंगे तो करके देखना आप,
दरवाजा खुला हुआ है और बिल्कुल पास में से उंगली लगा के इसको धक्का मारना, बहुत ज्यादा दम लगानी पड़ेगी उस दरवाजे को बंद करने के लिए। और फिर एक बार आप यहाँ पे धक्का मारना उंगली से, तो बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा उस दरवाजे को बंद करने के लिए। होता है ना ऐसा? मतलब जितना ज्यादा आप एक्सिस से जितनी ज्यादा दूरी पर होते हो, उतना ज्यादा टॉर्क आप उस एक्सिस के अबाउट या पॉइंट के अबाउट लगाते हो उस ऑब्जेक्ट पर। ये बात समझ में नहीं आती? टॉर्क में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? टॉर्क सीख गए ना, टॉर्क कैसे निकालते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो तो हमें टॉर्क का ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉर्क किस डायरेक्शन में। भाई अकेले जब तक एक ही फोर्स टॉर्क लगा रहा था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जैसे यहाँ पे एक ही फोर्स टॉर्क लगा रहे तो अच्छी बात है भाई, जो टॉर्क आएगा भैया आएगा उसी साइड को घूमेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा टॉर्क लग रहे हैं तो हमें उनकी डायरेक्शन का भी ज्ञान होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। जैसे जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लगते थे तो नेट एक्सेलरेशन निकालना होता था, तो अपन को एफ नेट लिखना पड़ता था ना, जो पॉजिटिव में वो पॉजिटिव में, नीचे वाले नेगेटिव में, ऐसे करके। तो नेट लिखने के लिए डायरेक्शन होगी, पता होगी तभी तो पता होगा। तो इसलिए डायरेक्शन निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको सिखाया जा रहा है बार बार कि डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो दो तरीके होते हैं डायरेक्शन निकालने के टॉर्क के, क्या क्या? या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालो आर वेक्टर और एफ का, या फिर आप सेंस ऑफ रोटेशन देख लो और उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां को घुमाओ तो उंगली की डायरेक्शन आपको टॉर्क की डायरेक्शन दे देगा। एक्सेल वेक्टर निकालने का तरीका होता है, ठीक है, एक्सेल वेक्टर की डायरेक्शन निकालना। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोटेशन इक्विलिब्रियम में। आपको याद है कि जब हम न्यूटन स्लो मोशन पढ़ा था तो वहां पे भी कुछ ऐसे ही पढ़ा था। पहले हमने फोर्स के बारे में सीखा कि फोर्स कैसे कैसे होते हैं, किस किस डायरेक्शन लगते हैं। फिर हमने जो सबसे पहला टॉपिक डाला था इक्विलिब्रियम, जिसमें चीजें इक्विलिब्रियम में होती थी और हम उस ऑब्जेक्ट पे कितना नॉर्मल लग रहा है, कितना टेंशन लग रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस करते थे। तो वहां पे वो था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अब है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब वहां पे कोई चीज चलती नहीं थी, अब घूमेगी भी नहीं, राइट। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, ध्यान से देखना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम और द बॉडी इज जीरो, अगर किसी सिस्टम पर जीरो होता है तो उस बॉडी को हम कहेंगे इट इज ऑन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए हर पॉइंट के अबाउट। यूनिवर्स में जितने भी पॉइंट हैं सभी के अबाउट अगर उस पर टॉर्क जीरो है, सभी पॉइंट्स के अबाउट। So if net external torque on the system or the body is zero, the body is said to be rotational equilibrium. मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टॉर्क, मतलब किसी भी एक्सिस के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट उस ऑब्जेक्ट पर टॉर्क नहीं लगना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो आप जानते ही हो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब कहते थे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम कब कहते थे कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट, किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले नेट फोर्स, मतलब ऑब्जेक्ट पर हो सकता है कि फोर्सेस लग रहे हों, लेकिन उन सभी का जब आप नेट निकालो, नेट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, राइट। तो हम कहते थे कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या हो गया कि किसी भी पॉइंट और एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जीरो आना चाहिए सिस्टम पर, उसे कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी पर नेट फोर्स भी जीरो है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी का नेट हमने निकाल लिया, जीरो है, एंड नेट टॉर्क भी जीरो है, मतलब किसी किसी एक्सिस, सारी एक्सिस, जितनी भी एक्सिस हो सकती हैं यूनिवर्स में, उन सभी एक्सिस के अबाउट हमने नेट टॉर्क उस बॉडी पर देखा, वो भी कितना आ रहा है? जीरो। तो हम उसे क्या कहेंगे? सिस्टम इज इन टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सिस्टम जो है टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक। चलिए, तो मतलब समझ गए आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब जब एफ नेट जीरो हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब जब टॉर्क जीरो हो सिस्टम पर, और टोटल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब जब नेट फोर्स एंड टॉर्क दोनों जीरो हो। हाँ, ठीक है, तो ये अपन समझ गए। अब क्वेश्चन में लिखा था ना, अगर देखो, अगर केवल बोल रहा हो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है कोई सिस्टम तो एफ नेट जीरो करना है, अगर बोले रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क नेट जीरो करना है उस एक्सिस के अबाउट जिसमें, अगर वो बोले कि भैया ये इस एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क जीरो है। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, केवल इतना लिखा है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो क्या करेंगे? दोनों जीरो करेंगे, है ना। टॉर्क नेट भी जीरो एंड एफ नेट भी जीरो।
अच्छा बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर किसी सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस जीरो हों, किसी सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस जीरो, नेट फोर्स जीरो है उस पर, है ना, तो क्या टॉर्क भी जीरो होगा? ऐसा जरूरी है? या टॉर्क जीरो नहीं होगा ऐसा जरूरी है? या कुछ भी हो सकता है? दोबारा सुनो। We may have situation where F net equal to zero but torque net equal to not zero। मतलब फोर्स तो जीरो है उस सिस्टम पर, लेकिन टॉर्क उस पर जीरो नहीं है। और ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती है जहां पे वी मे हैव सिचुएशन वेयर टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो, मतलब नेट टॉर्क तो जीरो है बट उस सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, मतलब ऐसा दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि अगर एक जीरो होगा तो दूसरे को भी जीरो होना कंपलसरी है। वो डिपेंड करेगा पूरी तरह से सिचुएशन पर, राइट। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, किसके? इस वाले के। जब नेट फोर्स तो जीरो है बट टॉर्क नेट जीरो नहीं है, तो जब ऐसा होता है उस सिचुएशन का एक नाम है, उसको एक, इस वाले के एग्जांपल हम देख रहे हैं ना, कब के? जब एफ नेट जीरो है बट टॉर्क नेट जीरो नहीं है, इस केस में जो फोर्सेस लगते हैं उनको हम फोर्स कपल के नाम से बोलते हैं। मतलब फोर्स कपल का बोलते हैं कि नेट फोर्स तो जीरो हो जाए, दोनों फोर्स इस तरीके से लगे कि वो आपस में एक दूसरे को खत्म कर दे, कैंसिल आउट कर दे। तो फोर्स कपल सुनो क्या है। तो फोर्स कपल हम तब कहेंगे, दो फोर्स को हम तब बोलेंगे फोर्स कपल, जब दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, बट उनके लगने की जो डायरेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट पर वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तभी तो कैंसिल आउट कर पाएंगे। लेकिन साथ में ये भी होना जरूरी है कि वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में लगने चाहिए। ऐसा क्यों, बताता हूँ। देखो हमने क्या केस लिया है कि एफ नेट जीरो हो बट टॉर्क नेट जीरो नहीं हो, राइट। तो एफ नेट जीरो होने के लिए दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में होना और इक्वल मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है। लेकिन अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो गया तो उस पर टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हुआ तो उनका टॉर्क जीरो नहीं होगा। देखो कैसे, एक एग्जांपल बताता हूँ। चलिए, इसको समझने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया रैंडम, और मैं दो फोर्सेस इस पर लगा रहा हूँ। एक फोर्स तो मैं इस तरीके से ऊपर से मान रहा हूँ कि भैया इस पे एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, ये हो गया। ये फोर्स एफ है। और मान लो कि अगर मैं दूसरा फोर्स भी इसी लाइन ऑफ एक्शन पे लगा दूं, सोचना ध्यान से और विजुलाइज करना। अगर मैं दूसरा फोर्स भी इस लाइन ऑफ एक्शन पे लगा दूं, मतलब आपने सेम ऑब्जेक्ट पे एक दूसरे के आमने सामने फोर्स लगाया है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएंगे, ओके, बट यहाँ पे टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। सोचो, क्या जब फोर्स एक दूसरे के सामने लग रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट घूम पाएगा क्या? बल्कि विजुलाइज करना है, फॉर्मूले वॉर्मूले छोड़ो अभी, बस सोच के देखो, क्या ये विजुलाइज, क्या ये घूम पाएगा क्या? अच्छा, एक और केस लेता हूँ। मतलब इसी में जो फोर्स कपल वाला केस है वो कुछ इस तरीके से कि इस बार लाइन ऑफ एक्शन मैंने ये ली, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा। अब सोचना कि पहले वाले केस में देखो एफ नेट तो यहाँ भी जीरो है और पहले भी जीरो था, पर यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइन ऑफ एक्शन मैंने चेंज कर दिया। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये वाला फोर्स इस ऑब्जेक्ट को नीचे धक्का मारेगा, ये वाला फोर्स इसको ऊपर धक्का मारेगा, तो ये इस तरीके से घूम जाएगा ऑब्जेक्ट। बोलो घूम जाएगा ना? इसकी यहाँ पे जो रोटेशन की सेंस आ जाएगी वो इस तरीके से आ जाएगी, ये वाला फोर्स तो इसको ऐसे घुमाएगा और ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, तो ओवरऑल ये घूम जाएगा। लेकिन अगर फोर्स आमने सामने लगते, जैसे कि मैंने अभी पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि फोर्स यहाँ पे ना लग के फोर्स बिल्कुल इसके सामने लगता, तो क्या यहाँ पे कोई सेंस ऑफ रोटेशन आता? यहाँ पे तो टॉर्क भी कितना हो जाता, जीरो। बट यहाँ पे टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स तो दोनों में ही जीरो है, राइट। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? तो फोर्स कपल हम किसको बोलेंगे, इन दोनों को फोर्स कपल बोलेंगे या इन दोनों को फोर्स कपल बोलेंगे? तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स फोर्स कपल कहलाएंगे, ये नहीं कहलाएंगे। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं।
चलिए, तो ऐसे कुछ एग्जांपल लिए मैंने, रॉड बनाई है एक, तो मान लो एक फोर्स मैंने यहाँ लगाया F और दूसरा फोर्स मैंने यहाँ लगाया F। लाइन ऑफ एक्शन अलग कर दिए ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये हल्का सा टेढ़ा दिख रहा होगा फोर्स, लेकिन ये नहीं है, ये एकदम ऐसे लग रहा है ना, बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पे फोर्स कपल बन गया, राइट। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आएगा बताओ। ये फोर्स इधर घुमाएगा, ये फोर्स इधर घुमाएगा, तो रॉड ऐसे घूमने लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे मान लो एक फोर्स ऐसे लगाया मैंने, दूसरा फोर्स ऐसे लगाया, तो क्या अब ये कपल फोर्स बना रहे हैं क्या? देखना, ये घूमेगी ना इसमें भी या नहीं घूमेगी? भाई इस केस में तो ये फोर्स इधर धक्का मार रहा है, ये फोर्स भी इधर धक्का मार रहा है, फोर्स बैलेंस्ड है। बैलेंस नहीं मतलब, सॉरी, फोर्स सेम है, दोनों साइड सेम डायरेक्शन में है, ऐसे धक्का पड़ रहा है, ऐसे धक्का पड़ रहा है, तो ओवरऑल रॉड आगे जाएगी ना यार, घूमेगी क्यों? इसमें रॉड घूमेगी नहीं है, फोर्स कपल नहीं है, नेट फोर्स जीरो भी नहीं हुआ है, राइट। अच्छा, इस वाले में ऐसे मान लो कि एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है ना, दूसरा फोर्स इस तरीके से लग रहा है। बताओ यहाँ पे, यस ना? क्यों? देखो, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। आप चाहो तो कंपोनेंट करके देख लो, कंपोनेंट करोगे तो ये एक कंपोनेंट एक दूसरे को निपटा देंगे कंपोनेंट। और घूमने की डायरेक्शन कैसे आएगी? ये ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है ना। ओके। अच्छा, एक और तो मान लो एक फोर्स में इधर एफ लगा दूं और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ मैं फोर्स, कितना? 2F। तो क्या इसका फोर्स कपल बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एफ नेट भी जीरो नहीं हुआ है, राइट। टॉर्क भी जीरो नहीं है यहाँ पे, ये बात तो सही है, बट एफ भी तो जीरो होना चाहिए था, तब फोर्स कपल बोलेंगे। अच्छा, क्यों इन पर हम इतना ध्यान दे रहे हैं, फोर्स कपल पे इतना क्यों? इतनी सिंपल बात है फिर भी, क्योंकि एक खास बात है इसमें। क्या खास बात है? देखो, जब इस पर हम टॉर्क, अभी तो मैंने केवल ये बताया कि हाँ भाई इस पर टॉर्क जीरो नहीं होगा, इस पर भी टॉर्क जीरो नहीं होगा, यहाँ पर भी टॉर्क जीरो नहीं है, ठीक है। लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है तो कुछ तो होगा, तो कितना होगा? अब वो निकालना हम सीखते हैं ना, तब आपको पता लगेगा क्या खास बात है, क्यों हम फोर्स कपल पर इतना ध्यान दे रहे हैं। टॉर्क ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल। क्यों इनका टॉर्क इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि इसको अलग से पढ़ा जा रहा है, अभी आपको पता लगेगा। तो हम कोई भी एक सिचुएशन ले लेते हैं फोर्स कपल की, इतनी सारी सिचुएशन है, ये फर्स्ट वाली सिचुएशन है, थर्ड वाली सिचुएशन है ना, कोई सी भी सिचुएशन ले तो हम एक सिंपल वाली सिचुएशन ले लेते हैं, ताकि हम उसको ऑपरेट करने में, उसको सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, एक जनरल कोई सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लीजिए एक रॉड है ना, रॉड दिखाई दे रही है आपको, और इस रॉड पर हमने दो फोर्सेस लगाए हैं। एक फोर्सेस मैंने लगाया है इस तरीके से यहाँ पे F, और दूसरा फोर्स मैंने लगाया है यहाँ पे F। अच्छा, एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि फोर्स को मैं एक कोनों पे ही लगाऊं? क्या बीच में नहीं लगा सकता ऐसे, या एक को कोने पर एक को बीच में लगा देता, तब भी क्या ये फोर्स कपल होते कि नहीं होते? तब भी होते, राइट। बस लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए, मतलब इस फोर्स को हमें यहाँ नहीं लगाना है, उसके अलावा कहीं भी लगा सकते हो तो फोर्स कपल होंगे ये, राइट। ओके। और हमें ये दे रखा है कि इस रॉड की जो टोटल लेंथ है वो L है और मास M है ना, मास M है और टोटल लेंथ L है, ये हमें दे रखा है। और हमें दे रखा है कि ये दो फोर्सेस पे लग रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो यही है, फाइंड टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल, राइट। क्वेश्चन क्या है? फाइंड टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल। ये जो फोर्स कपल लग रहे हैं इसकी वजह से नेट फोर्स तो जीरो आएगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, कपल ही तब बोल रहे हैं हम उनको जब नेट फोर्स जीरो है। बट टॉर्क नेट फाइंड करना है, टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, नॉट इक्वल टू जीरो, हमने बात मान ली, रॉड घूमेगी, लेकिन कितना होगा? तो उसके लिए आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये तो बताओ किसके अबाउट निकाले टॉर्क, क्योंकि हर पॉइंट के अबाउट, आप किसी पॉइंट के अबाउट निकालोगे टॉर्क तो अलग अलग आएगा, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो ये तो बताना पड़ेगा ना टॉर्क किसके अबाउट निकालें, कि इसके सेंटर के अबाउट निकालें, कि इस एंड के अबाउट निकालें, कि इस एंड के अबाउट निकालें, किस एंड के अबाउट निकालें। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इसमें हर एंड की तरफ निकालते हैं अपन। एक तो अपन सेंटर के आउट निकाल लेते हैं, इसको बोल देता हूँ मैं C, ये सेंटर है। एक इस वाले एंड के आउट निकाल लेते हैं, एक इस वाले एंड के आउट निकाल लेते हैं,
ठीक, एंड क्यों, बीच में भी किसी पॉइंट के अबाउट भी निकाल ले, है ना। तो चलो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या खास बात है यहाँ। चलो बताइए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कितना होगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी कितना होगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट सी कितना होगा। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ, क्या ए के अबाउट, बी के अबाउट और सी के अबाउट जब टॉर्क कैलकुलेट करोगे वो टॉर्क सेम आना जरूरी है, सेम आएंगे कि अलग अलग आएंगे, या ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ देखते हैं निकाल के, है ना, निकाल के देखते हैं चलो। तो अपन एकदम सही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, जल्दी से निकाल दो। टॉर्क कैसे निकालते हैं, आता है टॉर्क निकालना, भी आता है ना आपको टॉर्क निकालना तो यार। तो टॉर्क अबाउट ए निकालते हैं, इसके अबाउट, यहाँ पे इसे हमने हिंज कर दिया, इस एक्सिस का और इस पॉइंट का, और इस समय हिंज। अब देखो आप एक्सिस और पॉइंट में चक्कर मत खाना, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सिस अगर ऐसे मान रहे हैं अंदर, तो ये जो फोर्स लग रहा है या ये जो फोर्स लग रहा है, दोनों टेंजेंशियल फोर्सेस हैं इस एक्सिस के अबाउट, है ना। ठीक, एक्सिस ही मान लो आप, तो सेम आएगा, चाहे एक्सिस मानो चाहे पॉइंट मानो, सेम आएगा। ठीक, वैसा कब होता है, अलग अलग आने के चांसेस कब होते हैं, जब हम 3D में लेते हैं कोई फोर्स, उस केस में एक्सिस के अबाउट और पॉइंट के अबाउट, जैसे हमने कॉनिकल पेंडुलम में लिया था ना, वहाँ पे एक 3D स्ट्रक्चर बन रहा था, 3D वो कॉनिकल पेंडुलम घूमा, तो वहां पे अलग अलग आते हैं। जब 2D बात रहती है तो सेम ही आते हैं, चाहे पॉइंट हो चाहे एक्सिस हो, फिर भी एक बार देख लेना चाहिए हमें। ओके चलो, तो ये एक्सिस है इस तरीके से, ये एक्सिस है ए, एक्सिस सी, एक्सिस बी। तो ए के अबाउट आपको फोर्स टॉर्क निकालना है, कैसे निकालोगे, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालना आता है कि नहीं आता है आपको, पहले बताओ, सीखा है ना हमने। चलिए, तो सबसे पहले मैं ए के अबाउट टॉर्क निकालता हूँ। तो यहाँ पे दो फोर्सेस मुझे दिख रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस का टॉर्क लिखना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने यहाँ लिखाया था, एक डिस्क में हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो दो दो फोर्सेस लगे थे, तो दो फोर्सों का अलग अलग टॉर्क लिखा, उनकी डायरेक्शन लिखी और डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ दिया, तो नेट टॉर्क आ गया। तो ऐसा ही मेरे को यहाँ करना है। अभी बी और सी के बारे में भूल जाओ कि हमें बी और सी के बारे में निकालना है, हमें कोई मतलब नहीं। अभी ए के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, ए के अबाउट अब टॉर्क निकाल रहे हैं, तो पहले एफ का टॉर्क निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे वाले एफ का टॉर्क निकालना पड़ेगा, फिर दोनों टॉर्क जैसे भी जिस भी डायरेक्शन में आएंगे उनका नेट निकालना पड़ेगा, तो वो ए के अबाउट नेट टॉर्क आ जाएगा, है ना। ए के अबाउट नेट टॉर्क लिख रहे हैं ना अपन। नेट का मतलब क्या होता है, जितने भी फोर्स हैं, जो भी टॉर्क लगा रहे हैं उसके साथ, उसका जो भी टॉर्क है उन सभी का नेट आपको लिखना पड़ेगा। तो बताओ, अगर हम ए के अबाउट इस एफ का टॉर्क निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये फोर्स इस पॉइंट से ही पास कर रहा है। तो अगर कोई फोर्स उस पॉइंट से ही पास कर जाएगा, तो आपको बता रखा है कि लाइन ऑफ एक्शन अगर उस पॉइंट से ही पास कर रहा है, इसका मतलब आर जीरो हो गया, एंगल जीरो हो गया, तो टॉर्क जीरो, तो टॉर्क जीरो हो गया। ओके, तो ये वाला फोर्स तो गया काम से, कोई मतलब नहीं उसका। अब दूसरे वाले फोर्स की वजह से, ए पर लिखना है, बी पर नहीं लिखना है, दूसरे वाले फोर्स की वजह से ए पर कितना टॉर्क आएगा, तो उसके लिए एक और डायग्राम बना लेते हैं भाई। तो दूसरे वाले फोर्स की वजह से ए के अबाउट कितना टॉर्क आएगा, तो मैं देखा कि भाई ए से इस पॉइंट पर लाइन खींची, ये क्या आ जाएगा आपका आर वेक्टर, ये क्या कहलाएगा, आर वेक्टर कहलाएगा। और यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर है, आर की वैल्यू कितनी है, एल, तो आर एफ परपेंडिकुलर, तो आर इंटू एल, यानी एल इंटू एफ आ गया, लिख दो डायरेक्ट एल इंटू एफ। लेकिन अभी भी हमने डायरेक्शन नहीं देखी, डायरेक्शन किधर आएगी। तो बताओ, अगर ये ऐसे ए के आउट निकालना है, फोर्स इधर लग रहा है, तो कैसे सेंस ऑफ रोटेशन किधर आएगी, क्लॉकवाइज। तो फोर्स आया अंदर की तरफ, तो फोर्स आया जीरो इंटू एल इंटू एफ इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में आया। अब बी के अबाउट निकालो टॉर्क, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, बी के अबाउट टॉर्क निकालो, ये बी के अबाउट टॉर्क। तो अब वापस से वही दो फोर्स की वजह से टॉर्क लिखना पड़ेगा, पर बी के अबाउट लिख रहे हैं, है ना। तो वापस से डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है वो तो पॉइंट बी से ही पास कर रहा है, तो इसकी वजह से टॉर्क आया वो तो आ गया जीरो,
लेकिन जो दूसरा वाला फोर्स है वो इस बी से कितना दूर है, एल दूर है और परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा, लेंथ हो गई एल और एफ परपेंडिकुलर हो गया एफ। डायरेक्शन देखो, इस बी के अबाउट में इस फोर्स को देख रहा हूँ इधर है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इसकी वजह से भी पॉइंट बी के अबाउट जो नेट टॉर्क आएगा वो भी इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। बी के अबाउट जो टॉर्क आएगा इस एफ का वो भी इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इसके अबाउट ये फोर्स ऐसे ही तो घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या देखा हमने, ए के अबाउट भी सेम आया, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी, चलो ठीक है, दो के अबाउट तो रहता है, ए और बी तो लगभग सेम सेम से लग भी रहे हैं। अब देखते हैं क्या सी के अबाउट कितना आता है, टॉर्क अबाउट सी कितना आएगा बताओ। फिर से डायग्राम बना लेते हैं। हाँ भाई, ये मैंने डायग्राम फिर से बना लिया ताकि लिखने में आसानी रहे। तो इस बार हमें टॉर्क किसके अबाउट निकालना है, टॉर्क निकालना है सी के अबाउट यहाँ से। तो सबसे पहले पहले फोर्स के लिए देखा, तो जब पहले फोर्स के लिए देखा तो ये हो गया आर वेक्टर, लेंथ कितनी है इसकी L/2, तो क्या लिखेंगे आर इंटू एफ, अच्छा परपेंडिकुलर तो है ही, तो यहाँ लिख देंगे R/2, सॉरी L/2, L/2 इंटू एफ। डायरेक्शन, सेंस ऑफ रोटेशन कैसे लिखोगे, इसके ऊपर हिंज है, फोर्स ऐसा लग रहा है कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज, तो क्रॉस आएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले फोर्स, तो उसके लिए आर वेक्टर ये हो जाएगा, ये भी L/2, यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया L/2 इंटू एफ। इसकी डायरेक्शन देखो, तो सी के अबाउट हम देख रहे हैं ये फोर्स ये भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी क्रॉस आएगा। अब दोनों ही क्रॉस हैं तो जुड़ जाएंगे, भाई एक ऊपर एक नीचे होता तो घट जाते, दोनों ही अंदर हैं तो जुड़ गए, तो नेट कितना आया, तो आप देखोगे नेट यहाँ पे सेम ही आया है ऊपर तीन। क्या सीखे, ए के अबाउट भी, बी के अबाउट भी, सी के अबाउट भी टॉर्क सेम ही आया है, मैग्नीट्यूड भी सेम आया है, और डायरेक्शन भी सेम आई है। अच्छा बोले सर आपने तो ये तो एक पहला पॉइंट ऊपर ऊपर लिया, एक नीचे नीचे एक बीच में लिया, यहाँ तो हो सकता है आ गई हूँ, कोई रैंडम पॉइंट लो और वहां पे भी सेम आए तो बात माने कि चलो ठीक है रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। तो मान लो ये फोर्सेस लग रहे हैं, हमने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया पॉइंट डी, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट डी ये रहा, ठीक है, इनको तो भूल जाओ, ए को तो बी को तो भाई अभी तो कुछ नहीं है, तो इनके तो टॉर्क निकाल ली ना, सेम आ रहे हैं इनके तो। ठीक है, डी के अब डी की लेंथ कितनी बोले कि चलो अब रैंडम कर ही रहे हैं तो एकदम रैंडम करते हैं, ये वाली लेंथ एक्स ले लेते हैं, मतलब डी से नीचे जो फोर्स लग रहा है यहाँ से लेंथ एक्स ले लेते हैं, और ऊपर जो फोर्स लग रहा है यहाँ से डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक सॉल्व करके दिखाई दे रही है बात, हो जाएगी L-x, किसमें भी डाउट है। अब बताओ टॉर्क अबाउट डी कितना आएगा, कैसे निकाले, तो आर वेक्टर खींचते हैं पहले डी से आर वेक्टर ऐसे जाएगा, ये रहा आर वेक्टर, कितना है आर बराबर L-x, तो L-x मल्टीप्लाई बाय एफ, क्योंकि 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने ऐसा लिया है कि कंपोनेंट ना करने पड़े, है ना। तो L-x इंटू एफ, डायरेक्शन क्या हो गई क्रॉस, क्योंकि इसके लिए सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा ही आ रहा है, और नीचे वाले फोर्स के लिए कितना हो गया x इंटू एफ, और सेंस ऑफ रोटेशन उसका भी क्रॉस, मतलब सॉरी सेंस ऑफ रोटेशन कैसा क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन आ गई क्रॉस, और इसके लिए भी सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन आ गई क्रॉस। तो कितना आ रहा है इसमें सॉल्व करो, L इंटू एफ इनवर्ड आ रहा है, क्योंकि माइनस एक्स इंटू एफ और प्लस एक्स इंटू एफ मिलके कट जाएंगे तो यही आ गया, तो वापिस से यही आ गया, ये तो हमने रैंडम पॉइंट ले लिया, हमने रैंडम पॉइंट ले लिया तब भी यही आ गया भाई, यहाँ तो एक्स मान के लिया है तब भी यही आ गया। अब बोलोगे सर ये तो आप पॉइंट आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही लिया है, अगर आप पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाहर ले लो
अगर आप पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाहर ले लो, जिस पॉइंट के आप टॉर्क निकाल रहे हो वो अगर ऑब्जेक्ट के बाहर हो तो क्या पता अलग आ जाए। तो लो वो भी करके देख लेते हैं कि अब जो पॉइंट है हम लेते हैं ऑब्जेक्ट के बाहर, कि अब जो पॉइंट है हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट के बाहर, है ना। वो भी लेके देख लेते हैं कि इस बार हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के बाहर कहीं पे भी ले सकते हैं, जहां आपका मन करे। यहाँ ले लो कहीं भी। आप बोलो सर आपने रॉड के सामने क्यों लिया, कहीं भी ले लो, फिर वही है, फिर आप टॉर्क निकालने में थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन टॉर्क एट द एंड सेम ही आएगा। ठीक। तो हमने कहीं बाहर ले लिया और कितनी डिस्टेंस पे ले लिया, मान लो कोई एक्स डिस्टेंस पे ले लिया, ये पॉइंट हमने ई ले लिया, तो अब आपको टॉर्क निकालना है ई के अबाउट। तो अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल प्लस एक्स। तो जब आप ऊपर वाले फोर्स के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस, सॉरी ये एल हो जाएगी ना। हाँ। तो जब आप ऊपर वाले फोर्स का इस ई के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो ये आर वेक्टर हो जाएगा, आर वेक्टर कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स। टॉर्क हो जाएगा एल प्लस एक्स इंटू एफ। अच्छा, सेंस ऑफ रोटेशन देखो, इसके अबाउट यहाँ फोर्स लग रहा है, ये इस तरह से घुमाना चाह रहा है, तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या आ गया, क्लॉकवाइज। तो क्रॉस लगा दूं। चलिए अब दूसरे फोर्स का ई के अबाउट टॉर्क लिख के दिखाओ जरा, उसका सेंस ऑफ रोटेशन बताओ, और देखो क्या लगाऊं, डॉट लगाऊं कि क्रॉस लगाऊं, बताओ जरा। तो मैं अब इस दूसरे वाले फोर्स का ई के अबाउट जब टॉर्क लिखूंगा तो यहाँ पे आर वेक्टर में डालूंगा, तो आर वेक्टर तो ये आ गया, आर वेक्टर तो एक्स हो गया, ठीक है, और फोर्स एफ हो गया, ओके, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पे इसका सेंस ऑफ रोटेशन दोगे तो फोर्स इस बार ऐसे लग रहा है और ये इस तरह से घुमाएगा इसको, सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अब ये डॉट आ गया, तो अगर हमने क्रॉस को पॉजिटिव माना हुआ है तो डॉट क्या हो गया, नेगेटिव, तो मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो यहाँ वापस से आंसर एफ इंटू एल करोगे, प्लस एक्स एफ करोगे, माइनस एक्स एफ करोगे, एक्स एक्स कट जाएगा, तो एल इंटू एफ आंसर आएगा। तो इसका मतलब हम क्या सीखे, इसलिए हम फोर्स कपल को इतना गौर से पढ़ रहे थे, क्या सीखे, सीखने वाली बात यह है यहाँ पे कि अगर टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल इज सेम अबाउट ऑल द पॉइंट्स इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप फोर्स कपल का टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क हमेशा सेम आएगा। टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल इज सेम अबाउट all points in the universe। और कितना आता है ये, जैसे आया था ना एफ इंटू एल, तो एल क्या थी, दोनों फोर्सों के बीच की डिस्टेंस, मतलब हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स कपल की वजह से जो टॉर्क आएगा वो हमेशा इस यूनिवर्स के हर पॉइंट के अबाउट सेम आएगा, और कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक भाई। चलिए एक क्वेश्चन करो, मान लो कि ये रॉड है और
और इस रॉड को यहाँ से ऐसे हिंज किया हुआ है, मतलब ये रॉड इस हिंज के अबाउट इस तरीके से घूम सकती है। ठीक है, रॉड ऐसे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है। इस पर कुछ टॉर्क लगे हुए हैं, सॉरी इस पर कुछ फोर्स लगे हुए हैं, आपको उनका टॉर्क निकालना है हिंज के अबाउट, इसको बोलेंगे हिंज पॉइंट, निम्नलिखित बिंदु। और मान लो एक फोर्स यहाँ लगा हुआ है 10 न्यूटन का, और मान लो एक फोर्स यहाँ लगा है 20 न्यूटन का, और मान लो एक फोर्स यहाँ लगा हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से 5 न्यूटन का। तो हिंज के अबाउट इस पर कितना टॉर्क आया है बताओ। हिंज पॉइंट के अबाउट इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से टोटल कितना टॉर्क आया, नेट कितना टॉर्क आया। डिस्टेंस डिस्टेंस दे रखी है आपको, ये मान लो है 10 सेंटीमीटर, ये मान लो है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। करिए, तो हम निकालेंगे इस पर लगने वाला नेट टॉर्क। करें, बड़ा ही आसान है। तो यहाँ पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमें 3 टॉर्क लिखने पड़ेंगे और 3 टॉर्क का नेट निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप चाहो तो एक साथ लिख लो यहाँ पे, ऐसे टॉर्क नेट बराबर इसका टॉर्क, फिर प्लस माइनस डिसाइड कर लो, फिर इसका टॉर्क प्लस माइनस डिसाइड कर लो, इसका टॉर्क प्लस माइनस डिसाइड कर लो, और फिर नेट निकाल दो। या चाहो तो अलग अलग निकाल लो, अगर आप संपट ना बैठे कि पहले अकेले इसका टॉर्क निकाल लिया, फिर इसका टॉर्क निकाल लिया, फिर इसका टॉर्क निकाल लिया, फिर लास्ट में देख लो जोड़ना घटाना, है ना। जैसा मन करे। तो इसको मैं फर्स्ट फोर्स, इसको सेकंड फोर्स, इसको थर्ड फोर्स बोल देता हूँ, 3 फोर्स लग रहे हैं। तो पहले मैं पहले फोर्स का टॉर्क निकाल देता हूँ। तो पहला वाला फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर लग रहा है 10, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, आर इंटू एफ, परपेंडिकुलर आर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का कितना हो गया 10 इंटू 10⁻², इंटू फोर्स कितना लग रहा है 10 लग रहा है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, अगर यहाँ हिंज्ड है ये रॉड को किधर घुमा देगा, अगर ये फोर्स, अगर केवल यही फोर्स लग रहा होता तो ये इसको ऐसे घुमा देता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता, मतलब कि इसका जो नेट आता, मतलब केवल अकेले फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क आता वो किधर आता, आउटवर्ड आता। तो डॉट लगा दिया मैंने आउटवर्ड के लिए, है ना। ठीक है भाई। अब टॉर्क ड्यू टू सेकंड फोर्स, अब सेकंड फोर्स भी कुछ ऐसा ही, बस फोर्स 20 है और हिंज से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 10 + 20 यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना लिखूंगा 30 इंटू 10⁻², और फोर्स कितना हो गया 20। और आप इसकी अगर डायरेक्शन देखोगे तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन इस फोर्स की वजह से इस रॉड का सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी आउटवर्ड हो गया इसका टॉर्क जो आया, है ना। सेंस ऑफ रोटेशन दोनों के लिए क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए भी कितना हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये रॉड को एंटी क्लॉकवाइज होना चाहता था, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहता था। अब टॉर्क अबाउट थर्ड फोर्स, थर्ड फोर्स में टॉर्क में कुछ दिक्कत लग रही है मेरे को। दिक्कत तो क्या है कि यहाँ पे अगर हम आर, देखो टॉर्क का फॉर्मूला कितना आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे हम फोर्स देख रहे हैं तो वो तो आर तो ये हो जाएगा ना भाई, फोर्स तो इस पॉइंट पे लग रहा है ना, देखना चाहिए फोर्स तो इस पॉइंट पे लग रहा है तो आर तो ये हो जाएगा, लेकिन जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है तो उसका एक कंपोनेंट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स हमें आर के परपेंडिकुलर वाला ही लेना है। तो सबसे पहले क्या करें हम, फोर्स के कंपोनेंट करते हैं। तो एक कंपोनेंट तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, एक कंपोनेंट नीचे। तो फोर्स है 5, तो ये हो जाएगा 5 साइन 37, साइन 30 तो 3/5, तो ये हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, 5 न्यूटन के कंपोनेंट की, ये वाला हो जाता है 5 cos 37, ये 5 sin 37, sin 37 3/5, 5 से 5 गया तो 3 आ गया। ओके, अब इसका हम लिखेंगे टॉर्क। तो इसकी पहले डिस्टेंस देख लेते हैं, हिंज से कितनी डिस्टेंस है। तो 10 + 20 + 20 यानी 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ लिखेंगे 40 इंटू 10⁻² इंटू 4 से 3, परपेंडिकुलर फोर्स लिखते हैं अपन टॉर्क में हमेशा, जो आर के परपेंडिकुलर होता है भाई, आर के परपेंडिकुलर वाला फोर्स ना। और इसकी डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन देखो जरा। तो अगर हम केवल अगर ये फोर्स लग रहा होता तो रॉड को इस तरीके से घुमाता क्लॉकवाइज रोटेशन में, मतलब इसकी वजह से जो टॉर्क आता वो आता इनवर्ड डायरेक्शन में, और सेंस ऑफ रोटेशन कहती है क्लॉकवाइज। अब आपको नेट निकालना है ना। नेट बेसिकली कितना होगा, टॉर्क 1 वेक्टर प्लस टॉर्क 2 वेक्टर प्लस टॉर्क
3 वेक्टर। अब ये मत सोचना सर यहाँ पे तो इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसके नीचे, इसके अंदर आपने प्लस को लिख लिया। बेटा मैंने वेक्टर लिखा है, वेक्टर वेक्टर में तो जुड़ेंगे ही ना, वेक्टर में जुड़ेंगे तब अंदर की डायरेक्शन ऑटोमेटिक नेगेटिव आके कटेगी। समझ में आई बात? अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो हम जोड़ते ही है ना फोर्स को, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर करते हैं, लेकिन ये आगे है इसलिए इसको पॉजिटिव में लिखते हैं, ये पीछे इसलिए इसको नेगेटिव में लिखते हैं, तो बाय द एंड वो कट जाते हैं, मतलब घट जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन लिखने का तरीका तो यही होगा ना, नेट फोर्स। अरे बात समझ में आ रही है? वो वेक्टर है ना इसलिए, तो वेक्टर में तो प्लस ही हो रहा है, बाकी डायरेक्शन अब हम लिखेंगे वेक्टर के साथ। तो देखो इसकी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, तो यहाँ पे हम इस वाले के लिए आउटवर्ड, हमारे हाथ में आउटवर्ड को पॉजिटिव या नेगेटिव, हम आउटवर्ड को यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, तो बेसिकली इसको क्या लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्लस में, नेट लिख सकते हैं सीधा, तो ये 100 है अपॉन 100 1 हो गया है ना, तो 1 ही लिख दूं सीधा, 1 प्लस ये भी आउटवर्ड है, तो यहाँ कितना हो गया, 2 जीरो, 6 हो गया, ये 6 लिख देते हैं ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आउटवर्ड है। और लास्ट वाला की तरह इनवर्ड है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1.2 आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? 5.8 न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। और डायरेक्शन क्या आ गई भाई, फाइनल जो आंसर आया पॉजिटिव में आ गया, मतलब हमने जो पॉजिटिव माना है, सॉरी हमने जो पॉजिटिव माना है, पॉजिटिव हमने किसको माना है, आउटवर्ड को, तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया, आउटवर्ड। मतलब जो टॉर्क लगेगा उसकी डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। तो आउटवर्ड का मतलब रॉड किधर घूमेगी फाइनली, भाई आउटवर्ड रॉड, रॉड का सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा फाइनली, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी रॉड फाइनली, ठीक है। अच्छा इसमें एक सवाल और बन जाता है, एक सवाल और बन जाता है क्या, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नेट फोर्स। मतलब देखो पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। फाइंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नेट फोर्स। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक 10 न्यूटन का ऊपर लग रहा है, 20 न्यूटन का ऊपर लग रहा है, फिर ये 5 न्यूटन का ऐसे एंगल पे लग रहा है, ये बोल रहे हैं कि इन तीनों फोर्सों को हटा दो, इन तीनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है उस रॉड, इस इन तीनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसे इस रॉड पर कहां पर लगाया जाए, किस पॉइंट पर लगाया जाए कि वो वही सेम इफेक्ट पैदा करे जो ये अभी कर रहे तीनों मिलकर। इफेक्ट मतलब जो टॉर्क इन तीनों की वजह से जब ये अलग अलग जगह पे लग रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 5.8 न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन तीनों को हटा दो, इन तीनों की जगह इन तीनों का जो रिजल्टेंट है उसको लगाना है, तो वो जगह कौन सी है कि जहां पर उस नेट फोर्स को लगाने पर सेम टॉर्क पैदा करे, वो बता सकते हो? देखो कैसे बताएंगे, इसको बताने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो डायग्राम बना लो कि भाई ये रही रॉड, जो भी ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे रॉड है तो रॉड बना ली, जहाँ पे हिंज है वहां पे हिंज कर दो, हाँ भाई ठीक है ये हिंज है यहाँ पे, है ना। अगर कहीं बीच में होती हिंज, जरूर तो ना रॉड हमेशा यहाँ ये कोने पे ही हिंज हो, बीच में हिंज हो जाती, कहीं पे भी जहाँ पे भी हिंज हो जाए वहां पे हिंज कर दो। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है कि जो ये फोर्सेस दिख रहे हैं ना आपको, इनका नेट निकाल लो, है ना। तो देखो नेट निकालते हैं इनका, तो यहाँ 10 ऊपर लग रहा है, 20 ऊपर लग रहा है, 3 नीचे लग रहा है ना। तो 10 ऊपर, 20 ऊपर, 3 नीचे, मैं मानता हूँ 10 ऊपर 20 ऊपर, तो 30 ऊपर लग रहा है और 3 नीचे लग रहा है ना। और दाएं में कितना लग रहा है, ये 5 cos 37, 5 cos 37 बराबर 4/5, ये 4। हाँ तो इसको लगा दो कि ये 4 लग रहा है इधर, तो मतलब नेट किधर आ गया भैया, ऊपर की साइड आ गया 27 और इधर कितना आ गया 4। ठीक है, अब आपको बेसिकली ये फोर्स लगाना है, 27 और 4, जो जो भी नेट आएगा, नेट मान लो इधर आ जाएगी, है ना।
तो ये फोर्स आपको लगाना है इस रॉड पर। अब आप जानते हो कि जो 4 है ये तो किसी मतलब का नहीं है, इसने तो कोई टॉर्क पैदा किया नहीं था, इसने तो कोई टॉर्क बनाया नहीं था, राइट, क्योंकि ये तो रॉड की तरफ ऐसे लग रहा है, तो ये तो इसी पॉइंट से, हिंज पॉइंट से पास कर जाएगा, है ना। तो टॉर्क टॉर्क को लाने के लिए जो जिम्मेदार है वो तो ये 27 ही है, 27 न्यूटन, है ना भाई। 4 तो अगर आप यहाँ लगाओगे, मतलब किसी भी पॉइंट पे लगा दिया, मान लो आपने इस फोर्स को, मान लेते हैं हमने इस फोर्स को इस पॉइंट पे लगा दिया, हिंज से एक्स डिस्टेंस पे लगा दिया, यही एक्स तो निकालना है। तो 4 तो ऐसे लग रहा है 4 न्यूटन का, और 27 न्यूटन का ऐसे लग रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स को मैं किस बिंदु पे लगा दूं, तो एप्लीकेशन ऑफ नेट फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नेट फोर्स निकालने का कॉन्सेप्ट ये है कि सेम इफेक्ट होने चाहिए। भाई यहाँ पे तीनों फोर्स मिलके कितना टॉर्क उत्पन्न कर रहे हैं, कितना टॉर्क ला रहे हैं, 5.8 न्यूटन मीटर टॉर्क ला रहे हैं। तो ये जब तीनों मिल गए एक जगह पे लग गए तो भी कितना टॉर्क आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। तो बस टॉर्क पहले टॉर्क बराबर करना है, तो कर दो। टॉर्क बराबर कैसे करोगे, देखो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे टॉर्क लिखोगे, टॉर्क बराबर डिस्टेंस कितनी है, x है डिस्टेंस, तो आप लिख दोगे यहाँ x, फोर्स कितना है, ये फोर्स परपेंडिकुलर कितना है 27, राइट। 4 की वजह से कोई टॉर्क आएगा क्या, नहीं आएगा, ये तो यहीं से पास हो रहा है, तो इस 4 की वजह से तो कोई टॉर्क आएगा नहीं। टॉर्क लाना कितना है, टॉर्क आना चाहिए 5.8, तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू लग गई 5.8। बोलिए क्या x की वैल्यू आ गई यहाँ से, निकल गया x, मीटर में आ गया ना हमने, क्योंकि वो सब चीजें मीटर में रख ली थी, ये x मीटर में आ गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नेट फोर्स, तो आपको करना क्या है, आपको बस देखो, मैंने आपको इसको मतलब समझा दी। इसका मतलब ये है कि इन सारे फोर्सों को हटा के, किसी ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्सेस लगे सबको हटा के एक फोर्स लगाना है, उनका नेट फोर्स, और वो ऐसे पॉइंट पे लगाना है कि वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे। सेम इफेक्ट मतलब यहाँ पे टॉर्क कितना आ रहा था इनका नेट, तो यहाँ पे भी नेट टॉर्क इतना ही आना चाहिए। तो ठीक है, हमने रिवर्स प्रोसेस अप्लाई कर दी, टॉर्क हमें पता था, एक्स निकालना है, नेट फोर्स हमने निकाल लिया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप इतने एक्स पर अगर ये फोर्सेस लगाओगे तो इतना टॉर्क आएगा ऑब्वियसली, राइट। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नेट फोर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस कैन बी अज्यूम्ड टू बी एक्टिंग टू गिव सेम इफेक्ट ऑफ द टॉर्क। तो रिजल्टेंट फोर्स को ऐसे पॉइंट पे लगाना है कि सेम टॉर्क आए। ये बात समझ में आ गई, ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई। इसकी एक डेफिनेशन और दे सकते हैं हम, क्या दे सकते हैं, ध्यान से देखना। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज द पॉइंट अबाउट विच नेट टॉर्क ड्यू टू फोर्स इज जीरो। मतलब कहने का मतलब क्या, ध्यान से सुनना, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट थी, जैसे रॉड, हमने सारा फोर्स यही मान लिया, एक ऐसा पॉइंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, तो ये ऑब्जेक्ट था, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द नेट फोर्स है ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है नेट फोर्स का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, अगर इस पॉइंट के अबाउट ही हम टॉर्क निकालें तो नेट टॉर्क कितना आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि फोर्स यहीं से तो पास हो रहा है, फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट पर वो लग रहा है, तो यहाँ पर आर जीरो हो जाएगा ना, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो हम इस तरह से भी इस पॉइंट को बोल सकते हैं, तो इट इज द पॉइंट अबाउट विच नेट टॉर्क ड्यू टू द फोर्सेज इज जीरो। चलिए तो इसको एक और समझ लो, जैसे क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो ये मैंने आपके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2 F3, हमने इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ढूंढ लिया, मान लो वो ये है, यहाँ कहीं है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जरूरी नहीं है वो सेंटर ऑफ मास हो, है ना, कि भाई ये तीनों फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो ये है पॉइंट P। मतलब अगर इन तीनों फोर्सेस का हम टॉर्क निकालें, और अगर इन तीनों फोर्सेस को हम इस पॉइंट पर लगा दें और फिर टॉर्क निकालें, तो सेम आ रहा है टॉर्क, राइट। तो इस पॉइंट P पर हमने नेट फोर्स लगा दी, भाई ऐसा है इसमें,
ये तो हो गई पहली डेफिनेशन जो मैंने अभी भी आपको समझाई, कि अगर हम इन तीनों फोर्सेस का नेट इस पॉइंट पी पर लगा दें और उसी एक्सिस के अबाउट या उसी पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करें जहां पहले किया था, तो वो टॉर्क सेम आएगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, है ना। एक और बात समझ लो, फर्स्ट पॉइंट कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई एक्सिस है जिसके अबाउट आपको F1 का, F2 का, F3 का टॉर्क निकालना है। मान लो टॉर्क आ गई। अब आपने क्या किया, आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लिया कि भाई ये P है, यहाँ पे नेट फोर्स लगाया और सेम सेम एक्सिस के अबाउट आपने फिर से टॉर्क निकाला, टॉर्क आएगा सेम। ठीक है, तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज द पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बोल रहा है कि इट इज द पॉइंट, ये वह पॉइंट है अबाउट विच नेट टॉर्क ड्यू टू द फोर्स इज जीरो। मतलब अगर हम इस पॉइंट P के अबाउट F1 का, F2 का, F3 का टॉर्क निकालें तो जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो F1, F2, F3 का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो तो ये पॉइंट P ही है ना। तो अगर पूरा फोर्स इसी पॉइंट पे लग रहा है तो इसी पॉइंट के बाद हम टॉर्क निकाले तो जीरो ही आएगा, क्योंकि R जीरो है तो टॉर्क जीरो आएगा। समझ गए? तो अबाउट पॉइंट P अगर टॉर्क निकालू मैं F1 का, टॉर्क निकालू मैं F2 का, टॉर्क निकालू मैं F3 का, तो कितना आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि ये वही पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। बिकॉज हम तीनों फोर्सों को हटा के इसी जगह पे तो लगाएंगे। अब इसी जगह पे लगाएंगे तो टॉर्क जीरो ही आएगा P के अबाउट। भाई कोई फोर्स अगर उसी पॉइंट पे लग रहा है जिस पॉइंट पर आपको टॉर्क निकालना है, जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क जीरो आता है। ये सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये करा चुके हैं आपको, देखना उसमें। So it is an hypothetical point which may lie on the body और outside the body। ये बॉडी पर और बॉडी के बाहर lie कर सकता है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें एक रॉड है, पतली सी रॉड है, इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर लग रहा है F, इधर लग रहा है 2F। आपको इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स निकालना है, मतलब एक पॉइंट जहां पे इस नेट फोर्स को मैं लगा सकूं, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैं 2F और 3F का रिजल्टेंट, 2F और F का रिजल्टेंट कितना है, 3F को मैं लगा सकूं। सेंटर से उसकी दूरी आपको निकालनी है कि सेंटर से कहां पर मैं इसको, हो सकता है सेंटर पे ही लगाएं, हो सकता है, हमें नहीं पता। बताओ सेंटर हो सकता है क्या आंसर? नहीं हो सकता, बताऊं क्यों? क्योंकि देखो इधर F है, इधर 2F है, तो F रॉड को ऐसे घुमाना चाहेगा, 2F ऐसे घुमाना चाहेगा, तो 2F जीतेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि 2F ज्यादा है ना। मतलब रॉड की जो टेंडेंसी होगी घूमने की वो इधर की साइड होगी। मतलब जो नेट फोर्स लगेगा वो सेंटर के नीचे ही आएगा कहीं पे, तभी तो टेंडेंसी इधर आएगी। भाई टॉर्क सेम लगना चाहिए ना। खैर जो भी है, आपको ये सॉल्व करना है, होमवर्क में, राइट। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट है लंबा चौड़ा सा, है ना, ऐसे इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पर जो mg है वो तो इसके हर पॉइंट पर लगेगा, राइट। जैसे ये ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलके बना है, तो हर जगह पे mg लगेगा नीचे इस तरीके से, mg हर पॉइंट पर। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चंस किए वहां पे एक ऑब्जेक्ट होता था, वहां पे तरह तरह के फोर्स लगते थे ना, जैसे यहाँ पे F लग गया, 2F लग गया, वैसे ही इस ऑब्जेक्ट पर भी हम केवल mg की बात अब कर रहे हैं ना। यहाँ पे तो जैसे ये फोर्स लगा, ये फोर्स लगा, कितने ही फोर्स लग सकते हैं अलग अलग, पर यहाँ पे हम mg की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे पॉइंट मास से मिलके बना है, हर किसी पे mg उसका जो छोटा सा मास रहेगा dm, मान लो dmg हर जगह पे लगेगा। तो यहाँ पे भी कोई सेंटर ऑफ, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स, राइट। पर आपने देखा है कि हम उसको क्या कर लेते हैं, बोल देते हैं कि भैया जो भी इसका टोटल मास है ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा mg, ऐसे कर लेते हैं ना। क्यों कर लेते हैं, जबकि ऐसा तो नहीं करना चाहिए। करना तो क्या चाहिए कि सबका पहले निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वहां पे लगना चाहिए ये mg, जैसे कि हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे यही तो करने वाले हैं अपन, कि यहाँ पे जो नेट फोर्स 3F लगना चाहिए वो कहाँ लगना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पे तो नहीं आएगा। इस केस में सेंटर ऑफ मास पे तो नहीं आएगा, लेकिन mg वाले केस में तो हमेशा हम सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों?
हम हमेशा सेंटर ऑफ मास केस पे लगा देते हैं, ऐसा क्यों बताओ? तो उसी का कारण मैंने लिखा है कि देखो यहाँ पे जो एफ है और ये 2f है, अलग अलग है ना, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया दोनों का, यहाँ पे f है और यहाँ पे 2f है, तो इसलिए वो सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगा। अगर ये भी f होता, ये भी f होता, तो बिल्कुल ही सेंटर ऑफ मास पे ही लगता 2f। आप चाहे सॉल्व करके देख लेना, एक सवाल ये भी लिख लो कि जहाँ पे एक f है, यहाँ पे भी f है, फिर इसका एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स आप निकालोगे तो सेंटर ऑफ मास भी आएगा बीचों बीच में। समझ में आई बात? भाई उसका कारण ये है कि जो ऑब्जेक्ट पर जितने भी mg लग रहे हैं, सभी mg सेम है ना। भाई छोटे छोटे मास है उसके, बहुत छोटे छोटे मास है, जैसे तो छोटे छोटे मास तो सभी के मास सेम होंगे ना। जैसे इस छोटे से पार्टिकल, यहाँ पे छोटा सा पार्टिकल है, इसका मास कितना हो जाएगा, dm इंटू जी हो जाएगा। ऐसे ही dm इंटू जी हर जगह का हो जाएगा ना, यहाँ पे भी dm इंटू जी, इसका भी dm इंटू जी। तो सेम फोर्स लगेगा हर पॉइंट पर, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अगर फोर्स सेम लग रहा हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो क्या होता है, वो सेंटर ऑफ मास ही होता है। तभी तो ये लिखा है कि इफ g is constant then it coincides, it मतलब application of force, application of gravitational force coincide with the center of mass। लेकिन आगे जब ग्रेविटेशनल चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जी भी कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे जैसे हम ऊपर पृथ्वी से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे जी भी वेरी करता जाता है। उस केस में हम सेंटर ऑफ मास पर mg नहीं लगा सकते। लेकिन जब धरती के पास, हमने जितने भी अब तक जितनी मैकेनिक्स पढ़ी है उसमें सारे ऑब्जेक्ट ग्राउंड के पास में ही है ना, इसलिए हम उसका जो नेट mg लेते हैं वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पर ले लेते हैं। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम दे दिया उसका, क्योंकि ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ना, तो उसको नाम दे दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर जाता है, इसलिए हम mg को सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं। पर वो क्यों करता है? क्योंकि जी कांस्टेंट रहता है तो सारे फोर्स सेम हो जाते हैं। तो जब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सभी फोर्स एकदम यूनिफॉर्म फोर्स लग जाए तो उनका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो नो डाउट कहाँ आएगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास पे आएगा। जरूर थोड़ा वो mg ही हो, कोई सा भी फोर्स हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एफ 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 लग जाए यूनिफॉर्म फोर्स, उनका जो सेंटर ऑफ फोर्स है, सेंटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स है, वो किस पे आएगा, सेंटर ऑफ मास पर। बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ गया? कोई डाउट तो पूछ लो।